बेटा अब मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ आपका। लोकेशन एंड लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस। अब आवाज आ रही है? लवप्रीत नोट करो अगर आवाज आ रही है तो। लवप्रीत आवाज आ रही है बेटा आपको? ठीक है। तो लोकेशन एंड लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, पहले है लोकेशन कि हॉस्पिटल में वो फार्मेसी कहाँ पर लोकेटेड होनी चाहिए। अगर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है तो ग्राउंड फ्लोर पे होनी चाहिए, नियर द एंट्रेंस एंड नियर द ओपीडी। ठीक है, ओपीडी के पास हो ताकि पेशेंट को इजीली एक्सेसिबल रहे, ढूंढना आसान रहे और हॉस्पिटल में अनड्यू ट्रैफिक ना रहे। ठीक है, फालतू में आना जाना आउट पेशेंट्स का ना हो, वो आए ओपीडी में अपना चेकअप कराएं, मेडिसिन लें फार्मेसी में आके और बाहर चले जाएं। जो वार्ड्स हैं वो अंदर वाली तरफ हैं, इन पेशेंट्स को भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। ठीक है, सो दैट इज द लोकेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस। उसके बाद है लेआउट, टिपिकल लेआउट कैसा होना चाहिए उसका। ये टिपिकल लेआउट है हॉस्पिटल फार्मेसी का। यहाँ पे ये देखो, ये जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन मतलब यहाँ पे ऑफिस है, यहाँ पे ऑफिस है। पेशेंट आके अपना प्रिस्क्रिप्शन दिखाएगा, ठीक है, और वो बताएंगे कितना बिल बनता है, कितनी पेमेंट है। ठीक है, बिलिंग करके ये जो है दीज आर सर्विस विंडोज। ये वाली जो विंडोज हैं ये डिस्पेंसिंग विंडोज हैं, यहाँ पे फार्मासिस्ट बैठ के डिस्पेंसिंग करेंगे। और ये जो ओपन स्पेस है, फार्मासिस्ट यहाँ पेशेंट यहाँ पर आएंगे। ये जो ओपन स्पेस है यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट भी होगा पेशेंट्स के लिए कि अगर कोई रश है तो वो बैठ सकें, उनको वेट करनी पड़ रही है तो बैठ जाएं। और यहाँ इस ओपन स्पेस में कोई एजुकेटिव पोस्टर्स वगैरह हो सकते हैं, कोई डिजीजेस के बारे में, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स के बारे में। आपने जाते हो हॉस्पिटल देखा ना, वहाँ पे बीपी के लगे होते हैं पोस्टर्स। ठीक है, और यहाँ पे साफ सफाई हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए। पेशेंट्स ने आके यहाँ पे बैठना है, प्रोफेशनल लुक दे कि हॉस्पिटल फार्मेसी है। ठीक है, दीज आर विंडोज फॉर डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग के पीछे यहाँ पे क्या है, ये फिनिश प्रोडक्ट्स का स्टोर है। अगर हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मतलब हॉस्पिटल में कोई आइटम हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है। ये यहाँ पे रॉ मटेरियल्स आएंगे। ठीक है, स्टोर है ये, दीज आर स्टोर्स फॉर रॉ मटेरियल। मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में मैन्युफैक्चरिंग होगी। और फिर ये एसेप्टिक सेक्शन में इन केस उसकी स्टेरिलाइजेशन करनी है, कोई एसेप्टिक टेक्निक अप्लाई करनी है तो वो यहाँ से हो जाएगी। उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट्स आके यहाँ पे स्टोर करें। ठीक है, बीच में ये पैसेज है, यहाँ पे रैक्स भी हो सकते हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ ड्रग्स। ठीक है, और ये डिस्पेंसिंग एरिया है, यहाँ पे फार्मासिस्ट मतलब बैठा होगा और ये विंडोज हैं, यहाँ से वो डिस्पेंसिंग करेगा। ठीक है, सो दिस इज द टिपिकल लेआउट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। बाकी हॉस्पिटल के साइज के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये थोड़ा चेंज हो सकता है। ठीक है, अपने हॉस्पिटल के हिसाब से कितने पेशेंट्स आते हैं, कितनी रिक्वायरमेंट है, दिस कैन बी चेंज। देन नेक्स्ट इज फ्लो चार्ट ऑफ पेशेंट्स। फ्लो चार्ट ऑफ पेशेंट्स का मतलब है कि पेशेंट्स आएंगे तो वो किस तरह से मूव करेंगे, उनकी मूवमेंट कैसे कैसे होगी। तो फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन, कि हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं, चाहे वो न्यू पेशेंट्स हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं हॉस्पिटल में, या ओल्ड पेशेंट्स हैं कि पहले भी आए हुए हैं, यहाँ से मेडिसिन या ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। तो दोनों तरह के पेशेंट्स आएंगे पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर पे। ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, करवाएंगे आफ्टर मेकिंग द पेमेंट। ठीक, उसके बाद है जनरल चेकअप काउंटर। अगर पेशेंट फर्स्ट टाइम आया है, नया पेशेंट है, तो उसको जनरल चेकअप के लिए भेज देंगे, जहाँ पे कि उसके जो मेन फीचर्स हैं, हाइट, वेट, बीपी, पल्स वगैरह जो है वो नोट कर लेंगे। नर्स भी होती है कई बार चेक करने के लिए, या कई बार इंटर्न भी हो सकता है यहाँ पे प्रेजेंट। जनरल चेकअप काउंटर। उसके बाद पेशेंट इज सेंट टू द क्लिनिकल सर्विसेज डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद उन्होंने देख लिया कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से वो क्लिनिकल सर्विसेज के लिए भेजते हैं। ठीक है, जहाँ पे कि वो फिजिशियन है वो उसका थॉरो चेकअप करता है।
अगर सपोज पेशेंट पहले भी आ चुका है तो ये वाला जो सेकंड स्टेप है वो स्किप हो सकता है कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन डायरेक्टली ही इज सेंट टू द क्लिनिकल सर्विसेज डिपार्टमेंट। ठीक, वहाँ पे फिजिशियन चेक करेगा, उसके सिम्टम्स जो है, जो भी उसकी प्रॉब्लम सुन के ही विल डायग्नोज, प्रिस्क्रिप्शन लिख देगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज डिस्पेंसिंग या फार्मेसी। देन द पेशेंट विल टेक द प्रिस्क्रिप्शन एंड कम टू द हॉस्पिटल फार्मेसी। ठीक है, हॉस्पिटल फार्मेसी में वो आ गए। ये देखो यहाँ पे ये पेशेंट आया, ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में दे रखा है यहाँ पे। पेशेंट ये इन आया तो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आ गया। अगर ओल्ड पेशेंट है तो डायरेक्टली ही सेंड टू द क्लिनिकल सर्विसेज डिपार्टमेंट। ठीक है, और अगर नया पेशेंट है तो पहले वो जाएगा यहाँ जनरल चेकअप काउंटर पे जाएगा। जनरल चेकअप हो गया, उसके बाद वो यहाँ पे आ जाएगा क्लिनिकल सर्विसेज। ठीक है, क्लिनिकल सर्विसेज में जहाँ पे डॉक्टर बैठा हुआ है वो वहाँ पे जाएगा और प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से लिखवा लेगा। आफ्टर दैट पेशेंट कम्स टू द हॉस्पिटल फार्मेसी। ठीक है, ये जो दो अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं इसलिए है कि हॉस्पिटल फार्मेसी जहाँ से डिस्पेंसिंग होनी है, और कई बार मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन भी होता है। तो ये हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है, उसके बाद सारे के सारे पेशेंट यहाँ फार्मेसी में आएंगे। ठीक है, और पेमेंट का सिस्टम जो भी है कि पहले पेमेंट करके आना है, दोबारा वो प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे आएंगे, फार्मासिस्ट बताएगा कितने की मेडिसिन है, उस पर लिख देगा, और फिर वो जाके बिलिंग सेक्शन में यहाँ पेमेंट काउंटर पे पेमेंट करेंगे। उसके बाद उसने स्टैंप लगा दी कि हाँ जी पेमेंट इज डन, या स्लिप दे दी, तो वो उसके बाद पेमेंट की स्लिप लेकर आ जाएगा यहाँ फार्मेसी में, और फार्मासिस्ट विल डिस्पेंस द मेडिसिन। ठीक, अब मेडिसिन भी हो गई, चेकअप हो गया, प्रिस्क्रिप्शन लेके चला गया फार्मेसी में, वहाँ पे फार्मासिस्ट ने प्रिस्क्रिप्शन पूरी तरह से रिव्यू करना है, उसको बता देना है मेडिसिन कब कब लेनी है, कैसे कैसे लेनी है, तो उसके बाद वो चला जाएगा अपने घर वापस। ये है टिपिकल फ्लो चार्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ आउट पेशेंट। अगर आउट पेशेंट है, आउट पेशेंट कौन से पेशेंट होते हैं? पेशेंट्स who do not occupy a bed in the hospital, they are not admitted in the hospital। ठीक है, वो अपना चेकअप करवाने आए हैं हॉस्पिटल में, चेकअप करवा के मेडिसिन लेके चले गए घर। ठीक, और अगर इन पेशेंट्स हैं तो उस केस में फ्लो चार्ट यही रहने वाला है। उसके बाद क्या है कि डॉक्टर कहेगा यहाँ पे अगर इन पेशेंट है, यहाँ पे अगर डॉक्टर ने चेकअप किया, उसको लग रहा है कि पेशेंट को थोड़ा अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की जरूरत है तो इसको एडमिट कर दो, तो वो पेशेंट एडमिट हो जाएगा। और साथ में लेकिन यहाँ फार्मेसी में उसको फिर भी आना ही है, फार्मेसी में आके पेमेंट दे के मेडिसिन आ जाएगी। तो उस केस में यहाँ आउट की जगह हो जाएगा ही गोज टू द वार्ड विद द प्रिस्क्रिप्शन विद द मेडिसिन। ठीक, तो ये वाला जो है जनरल जो लेआउट है फ्लो चार्ट, वो सबके केस में सेम ही रहने वाला। बस आउट पेशेंट है तो वो घर चला जाएगा, इन पेशेंट है तो वो वार्ड में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज फ्लो चार्ट ऑफ मटीरियल्स। अगर मटीरियल्स हैं तो मटीरियल्स का फ्लो चार्ट कैसे रहेगा? ये देखो यहाँ पे क्या है कि रॉ मटेरियल आया पहले, अगर हमने रॉ मटेरियल मंगवाया है तो रॉ मटेरियल आ गया, रॉ मटेरियल आके मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन अगर पेरेंटल्स का अलग है और दूसरे डोसेज फॉर्म्स का अलग है तो दोनों जगह रॉ मटेरियल आया, वहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग की उन्होंने प्रोडक्ट की। उसके बाद ये जो है ये वहाँ चला जाएगा मेडिकल स्टोर में। ठीक है, स्टोर में जाके उसका टेस्टिंग वगैरह करेंगे और फिर वो जाके वहाँ पे चला जाएगा उसके बाद फार्मेसी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेरेंटल, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन से चला गया मेडिकल स्टोर में, और फिर यहाँ पे आ गया फार्मेसी। ठीक है, और अगर टेस्टिंग होनी है तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग के बाद फिर फार्मेसी में आ। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड गुड जो है अल्टीमेटली आफ्टर टेस्टिंग वो फार्मेसी में आ गए। उसके बाद फार्मेसी से ही इन पेशेंट्स को भी हो रही है इश्यू मेडिसिन, और आउट पेशेंट्स को भी हो रही है। ठीक है, फार्मेसी से ही इश्यू हो
फ्लो चार्ट ऑफ मटेरियल। ये जो दो ब्लॉक्स हैं ये कनेक्टेड ही हैं, ये जो फार्मेसी एंड क्वालिटी कंट्रोल दोनों कनेक्टेड है। ये नहीं है कि क्वालिटी कंट्रोल से इश्यू हो रहा है आउट पेशेंट को, ऐसा नहीं, फार्मेसी से ही इश्यू हो रहा है। फार्मेसी में कहाँ से आ रहा है? आफ्टर क्वालिटी कंट्रोल। क्लियर? So this is the flow chart of materials. Then next is pharmacist requirement. कि एक हॉस्पिटल में कितने फार्मासिस्ट होने चाहिए? ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ब्लैंक में आता है, बहुत जरूर आता है एक नहीं कि किसी हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट कितने चाहिए। दैट विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द हॉस्पिटल, कितनी उसकी ऑक्यूपेंसी है, इन पेशेंट्स कितने हैं, ओपीडी कितनी है, उसके हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगर कोई बहुत छोटा हॉस्पिटल है, वहाँ पे सिर्फ आउट पेशेंट्स ही आते हैं, इन पेशेंट्स नहीं है, तो उसके लिए कम से कम एक फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है, मतलब कोई छोटा सा चलो क्लिनिक भी है तो वहाँ पे एक फार्मासिस्ट चाहिए जो कि मेडिसिन को डिस्पेंस करेगा। देन सेकंड इज, अगर नंबर ऑफ बेड्स, ये जो नंबर ऑफ बेड्स है ये तरह से हम कह रहे हैं कि इन पेशेंट्स की कितनी कैपेसिटी है। उनकी कैपेसिटी 1 से लेके 50 तक है तो 3 फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब कि अगर किसी हॉस्पिटल में इन पेशेंट्स हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड इज 3। ठीक है, ये इस तरह से पूछते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड कितना है, इज 3। ब्लैंक में आता है नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड इन अ हॉस्पिटल विद 100 बेड्स इज डैश। अगर 100 बेड्स तक की कैपेसिटी है तो फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड है 5। अब तो 200 है, 100 से लेके 200 तक की है तो फार्मासिस्ट चाहिए वहाँ पे एक फार्मासिस्ट चाहिए। If the bed capacity is more than 200 but less than 300, तो pharmacist required है 10 pharmacists are required। और अगर 500 तक की कैपेसिटी है तो 15 pharmacists are required। above 500 है अगर तो 15 प्लस 1, उसके बाद 500 के बाद अगर और ज़्यादा है बेड तो 133 के बाद हर 133 के लिए एक फार्मासिस्ट ऐड करें। 500 बेड्स तक के लिए 15 चाहिए थे, अब और 133 है तो एक आ जाएगा। ठीक है, चलो 633 अगर है तो 16 फार्मासिस्ट चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर और बढ़ते हैं तो फिर एक फार्मासिस्ट और ऐड हो जाएगा। ठीक है, हर 133 के बाद एक फार्मासिस्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है, so this is the number of pharmacists required in a hospital. Then is requirements and abilities required for hospital pharmacist. हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट लगना है उसकी एलिजिबिलिटी तो आपको बताई थी, क्वालिफिकेशन बता दी थी क्या है, लास्ट टाइम बताई थी ना कि अलग अलग केडर के लोग हैं वहाँ पे तो अलग अलग उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब है कि उनकी और एबिलिटीज जो है वो क्या क्या है। फर्स्ट इज जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, चीफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, चीफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी कि वो हेड है फार्मेसी डिपार्टमेंट का, तो ही शुड बी एबल टू प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल द हॉस्पिटल फार्मेसी फंक्शन। ठीक है, कि वो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट हैंडल कर पाए, प्लान कर पाए सारी उसकी फंक्शनिंग को, ऑर्गेनाइज कर ले और कंट्रोल कर ले सारे फंक्शन। देन सेकंड इज टेक्निकल एबिलिटी कि उसमें टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो ड्रग को इवैल्यूएट कर सके, उनकी फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माको डायनामिक स्टडी कर पाए, तो उसको ये टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। देन इज एबिलिटी टू डेवलप मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन। अगर हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है तो कौन करेगा? डॉक्टर्स तो नहीं करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग किसने करनी है? फार्मासिस्ट ने। तो फार्मासिस्ट जो है ही शुड बी एबल टू कैलकुलेट, पूरा बजट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग अगर हम शुरू करते हैं
तो कितना स्पेस एरिया रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है, कितना खर्चा आएगा, बिजली का, पानी का, कितने इक्विपमेंट्स चाहिए, कितनी मैन पावर रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या प्रोसेसिंग होगी, मशीन की आउटपुट कितनी होने वाली है, उसकी कॉस्ट कितनी है। तो वो सारा का सारा बजट कैलकुलेट करके असेस करना और उसको फिर स्टार्ट करना, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करवाना जो है वो किसने प्लान एंड ऑर्गेनाइज करना है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। So he should be able to have control over the supply, quality, estimate, cost वगैरह जो है ना, कि हमारा जो खर्चा है, शुरू में तो खर्चा बढ़ेगा ना, तो वो कितना कितने टाइम में खर्चा जो है कवर हो जाएगा। नेक्स्ट इज अबिलिटी टू कंट्रोल द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन्स स्टोर में जो आइटम, उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। He must be able to develop relations with drug suppliers, and he must be able to assess the consumption of different items in the hospital. ठीक है, कि इन्वेंट्री को कंट्रोल करना उसको आना चाहिए, कि डिफरेंट आइटम्स की कंजम्पशन कितनी है, उनको कैसे हम स्टॉक करें ताकि हमारे पैसे भी ज़्यादा ब्लॉक ना हो जाए। इन्वेस्ट करके अगर हमने ज़्यादा आइटम एक बार में मंगवा लिए तो हमारा पैसा ब्लॉक हो जाएगा, रिस्क भी हमारे पास ज़्यादा रहेगा। लेकिन ये भी एक, बहुत कम मंगवाएंगे तो ये ना कि शॉर्टेज रहे, हमेशा आउट ऑफ स्टॉक ही रहे। तो वो सारा कैलकुलेट करना उसको आना चाहिए, और जितनी आइटम मंगवाई है उनको जुडिशियसली यूज करना आना चाहिए। ये ना पुरानी आइटम थोड़े पे एक्सपायर हो रही है, उनको स्टोरेज का ही नहीं पता। तो he should be able to control the inventory. Another quality required is teaching ability, कि उसके अंडर बहुत सारे लोगों ने काम करना है। चीफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है उसके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो उनकी बीच बीच में स्किल्स को अपडेट करने के लिए, उनकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए, तो he should be able to deliver lectures and demonstrations on different aspects like storage, use of drugs, dosage forms, drug stability, incompatibility, etc. Then research ability. The pharmacist must have the ability to design experiments, collect relevant data, interpret them, and draw calculations. ठीक है, रिसर्च एबिलिटी होनी चाहिए। अगर हॉस्पिटल में कहीं पे रिसर्च चल रही है तो सारे डिपार्टमेंट्स को बीच में कोऑपरेट करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो वी शुड बी एबल टू कोऑपरेट विद देम। ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से चाहिए फार्मासिस्ट से, तो वो वी शुड बी एबल टू टेक पार्ट इन दैट research function. So this is all for today.